नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी के बारे में। देश में कई सिविल सेवाएं हैं जिनकी ट्रेनिंग इस वक्त अलग अलग स्थानों पर होती है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और क्यों सरकार एक कॉमन यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है इनके लिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स आपको इसी सिविल सेवा परीक्षा में एंटर करने के लिए हेल्प करेगा। आप घर बैठे इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज की मदद से। ज्यादा जानकारी के लिए studiiq.com विजिट कीजिए। प्रपोजल यह है कि एक राष्ट्रीय सिविल सेवा विश्वविद्यालय नेशनल सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य सभी सिविल सर्विसेज को एक साथ ट्रेन करे, उनकी ट्रेनिंग एक ही जगह पर हो। तो ये एक वैसा मॉडल होगा जैसा एक आमतौर पर यूनिवर्सिटी में होता है। आप जानते ही हैं कि एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जैसे फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। तो इस तरह से वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं। वैसा ही इस यूनिवर्सिटी में होगा कि एक डिपार्टमेंट आईपीएस की ट्रेनिंग करवाएगा, एक आईएएस की करवाएगा, लेकिन एक ही जगह पर एक अम्ब्रेला के अंडर में ट्रेनिंग होने के कारण इंटर सर्विसेज ट्रेनिंग की भी पूरी संभावना रहेगी, आसानी से कंडक्ट करवाया जा सकता है। और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी के फील्ड में रिसर्च भी आराम से हो सकता है। इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है हमारे सिविल सर्विसेज को ट्रेन करने के लिए, तो उसके लिए नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई गई थी 1996 में। और इसी पॉलिसी ने कई गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होगी, चाहे वो न्यू रिक्रूट्स हो या फिर एग्जिस्टिंग जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी मिड करियर ट्रेनिंग है वो किस तरह से करी जाए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेनिंग के बारे में भी गाइडलाइंस दी गई थी। तो अभी देश में कई डिफरेंट अकेडमीज हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मसूरी में स्थित है। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो हैदराबाद में स्थित है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए दो अकेडमीज हैं, एक तो है एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में और दूसरी है एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स जो स्थित है फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो यहां पर दोनों आईआरएस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा जैसे रेलवे सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है वडोदरा में एनएआईआर है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। तो आप जानते ही होंगे कि सिविल सेवा परीक्षा से लगभग 22 या 23 सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता है और इन सभी सर्विसेज की ट्रेनिंग इज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री। और इनमें एक कॉमन फैक्टर यह है कि एक फाउंडेशन कोर्स होता है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि फाउंडेशन कोर्स सभी सेवाओं का एक साथ हो। तो मैंडेटेड तो यह है कि तीनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और फॉरेस्ट और साथ ही साथ इंडियन फॉरेन सर्विस और जितनी भी ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं उन सबका फाउंडेशन कोर्स 15 हफ्तों का एक साथ करवाया जाए। तो जनरली ये सितंबर से दिसंबर तक होता है और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होता है, मसूरी में। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, रिक्रूटमेंट इतना बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं कि इन सभी का ट्रेनिंग एक साथ करवाया जा सके। तो यूजुअली देखा यह गया है पिछले कुछ सालों में कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इन तीनों की फाउंडेशन कोर्स तो एक साथ हो जाती है, लेकिन बाकी सबकी फाउंडेशन कोर्सेज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में नहीं हो पाती। अब ये देखो वेरी करता है हर साल, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटमेंट, कितने लोग आते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, क्योंकि कई लोग जो फिर से एग्जाम दे रहे हैं वो फाउंडेशन कोर्स अटेंड नहीं करते हैं सेम ईयर, वो लोग अगले साल अटेंड करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है। तो 300, 400 एलबीएस एकेडमी की जो स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 360। तो लगभग 360 के आसपास जब तक कैंडिडेट्स हैं तब तक उनका फाउंडेशन कोर्स एक जगह करवाया जा सकता है। बाकी सभी सर्विसेज का अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में होता है। अच्छा, अब अगर ये जो नेशनल सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी बनेगी यहां पर सभी का कोर्स एक साथ होगा। और ऐसे में एक और प्रपोजल ये है कि डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो रिक्रूटमेंट को हैंडल करता है, ओवरसी करता है, इसे भी स्प्लिट किया जाए ताकि ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो इस डीओपीटी को स्प्लिट करके दो डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग वाला डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग, अप्रेजल पे ध्यान देगा। तो सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो नए रिक्रूट्स प्लस एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, इन सर्विस सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सभी की ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा अगर एक अलग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो ये नई यूनिवर्सिटी जो है ये डीओपीटी के अधीन ही होगी, और अगर डीओपीटी स्प्लिट हो जाता है तो डीओटी के अधीन होगी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग के अधीन। और ये सारी एकेडमीज जो हैं ये इसी के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में काम करेगी, इस नई यूनिवर्सिटी के अधीन। इस वक्त देश में जो अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कारण एक साइलो प्रवृत्ति आ जाती है सर्विसेज में। साइलो का क्या मतलब होता है? देखिए, साइलोज भारत में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में काफी कॉमन है, खास करके यूएसए में। साइलो कुछ इस तरह से नजर आता है। अब यहाँ पर ये 4 साइलो हैं, इनमें अनाज को स्टोर किया जाता है। ग्रेन साइलोज इनका पूरा नाम होता है। आप कई बार एडिटोरियल्स में ये शब्द पढ़ेंगे साइलो, इसलिए मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं।
तो साइलोज में क्या होता है कि जो अनाज इस वाले साइलो में या स्टोरेज में है उसका इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इस वाले में फंगस लग गई, कुछ खराबी आ गई, तो ये वाला अनाज सेफ है। इन दोनों में कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं है। वैसे ही हमारी सर्विसेज जो हैं वो कुछ इस तरह से हो गई हैं कि आईएएस बिल्कुल अलग साइलो में काम कर रहा है, आईपीएस अलग में काम कर रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक अलग साइलो में काम कर रही है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। सारी सर्विसेज के बीच में, ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विसेज और जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। तो सरकार ये चाहती है कि जब ट्रेनिंग के टाइम से ही एक ही यूनिवर्सिटी होगी तो एक सिंगल पॉलिसी और सिंगल डायरेक्शन के तहत इन सभी ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सकता है। और ये जो पॉलिसी होगी ये सभी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर एक पॉलिसी सब में लागू होती है तो शुरुआत से ही एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनेगी सरकार के ऑफिसर्स में, और कमराडरी भी बनेगी सारे सिविल सर्विसेज के बीच में, जिससे ओवरऑल फ्यूचर में सरकार के जो अफेयर्स हैं वो स्मूथली कंडक्ट किए जा सकते हैं। यानी कि जब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बीच में ट्रेनिंग में काफी समानता है, एक ही कैंपस पर है और एक ही पॉलिसी के अनुसार ट्रेन किया जा रहा है, तो काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये नेशनल सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी का प्रपोजल तो आ चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप सामने नहीं आया है। गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर नहीं दिया है, लेकिन मानकर चलिए कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर कोई ना कोई न्यूज आ ही जाएगी। और जब सरकार सोचती है तो विद इन फ्यू मंथ्स सरकार कुछ ना कुछ कर ही देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि सरकार ने पिछले 3-4 सालों में आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में काफी बदलाव किए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा बदलाव था असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। तो कुछ साल पहले आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज जब अपने स्टेट कैडर्स में जाते थे, उससे पहले उनको सेंटर में 3 महीने के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट करके वहां पर ट्रेन करने का प्रपोजल था, वो लागू किया गया एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल। और इस समय इनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सेंटर यूनियन लेवल पर काम करने का। उसके अलावा एक आरंभ नाम का कॉमन फाउंडेशन कोर्स पिछले साल स्टार्ट किया गया था, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू वहां पे किया गया। आपने शायद ये फोटो देखा भी होगा। इसमें एक बहुत बड़ा बैच सारे सिविल सर्विसेज जो क्लियर करके आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स थे, वो यहाँ पर आए थे। कुछ दिनों का एक प्रोग्राम था, केवड़िया में ऑर्गेनाइज करा गया था गुजरात में, और ऐसा पहली बार हुआ था कि इतना बड़ा फाउंडेशन कोर्स एक साथ सारी सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स के लिए करवाया गया। और इसे यहाँ क्यों करवाया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास? क्योंकि लवासना में फैसिलिटी नहीं है कि एक साथ इतने सारे ऑफिसर्स को अकोमोडेट किया जा सके। तो फ्यूचर में इस तरह की यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से सॉफ्ट स्टार्टिंग थी और धीरे धीरे आपको एक यूनिवर्सिटी बनती नजर आ जाएगी आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रपोजल भी सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2019 में लैटरल एंट्री शुरू भी हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो लैटरल एंट्री में डायरेक्टली मिड लेवल ब्यूरोक्रेसी में एंट्री होती है डोमेन स्पेशलिस्ट की। तो ये सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जाकर काम कर सकते हैं। जाते जाते आपको एक किरण अग्रवाल कमेटी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वैसे एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन पढ़ लो, कमिटीज पे अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो किरण अग्रवाल कमेटी गठित करी गई थी डीओपीटी के द्वारा रेकमेंड करने के लिए कि आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो किरण अग्रवाल कमेटी का मेजर रिकमेंडेशन ये था कि अभी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग बहुत लंबी है, 103 हफ्तों की है, 2 साल के आसपास। इसे कम करके 75 हफ्तों पर लाया जाए, 1.5 ईयर्स पर। हालांकि ये सुझाव माना नहीं गया था, लेकिन किरण अग्रवाल कमेटी ने काफी डिटेल में बताया था कि इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। और हालांकि फाउंडेशन कोर्स का ड्यूरेशन सेम रखा गया था, बट दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, उनमें बदलाव करने का सुझाव दिया था इस कमेटी ने। तो बस इतना सा याद रख लेना, किरण अग्रवाल कमेटी किससे संबंधित है? आईएएस ऑफिसर्स के ट्रेनिंग पीरियड से संबंधित थी। 2014 में ये कमेटी गठित करी गई थी, 2014 में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।